Good morning, everyone. In today's session of the thermodynamics, we will discuss about the work done during the isothermal process, isothermal expansion, and isothermal compression. Similarly, we will also discuss about the work done during the adiabatic process, means the adiabatic expansion and the adiabatic compression. तो ये सारी की सारी बातें हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और आप इनको बड़े ध्यान से देखें क्योंकि इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन वर्क डन के लिए ही, लेकिन किसके लिए? सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तो देखो, आप जानते ही हैं वर्क डन का जो फार्मूला हमने पहले निकाला था, प्रेशर वॉल्यूम वर्क जिसे आप कहते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी या पी डेल्टा भी आप लिखते थे। फिर साइन कन्वेंशन अगर हम अप्लाई करें तो आपने देखा कि यहाँ पे जो वर्क डन है फॉर एक्सपेंशन के लिए है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास ये कंटेनर है, ये इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। एक्सपेंशन कब होगा? जब जो सिस्टम है उसके जो पार्टिकल हैं कोलाइड करें और पिस्टन फिर ऊपर चला जाए, मूव कर जाए। तो मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम होगा यहाँ पे। और वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। क्लियर हो गया इतना? फर्दर हम देखो, ये तो जानते ही हैं कि पीवी किसके इक्वल होता है। पीवी अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो हम जानते ही हैं। क्लियर हो गया? तो अगर पीवी एनआरटी है तो फिर पी किसके इक्वल होगा? तो वी को नीचे ले आए आप इधर, तो बोलो क्या बन जाएगा? पी इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। अब जो ये P की वैल्यू है nRT बाई वी, जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था वर्क का, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ पे इस P की जगह ये वैल्यू कर दें। बोलो क्या पुट कर दें P की जगह? nRT बाई वी। तो देखो हमने पुट कर दी यहाँ पे वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया? क्या रिलेशन आ गया आपका? W इज इक्वल टू माइनस nRT बाई वी dV। ठीक हो गया बेटा? यहां तक आ गया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद हम करते इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन। नाउ इंटीग्रेट द इक्वेशन so that the expansion of the volume means from V1 to V2 at the constant temperature T। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम कैसे लिखें? W इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन है, कंडीशन लगा दी V1 से V2 तक और nRT, और ये है आपका dV बाय V। तो nRT तो ऐसा रहेगा आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, R इज ए गैस कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स जो भी लें, 1 2 3 जो भी लेंगे वो कांस्टेंट, तो बच गया क्या? 1 अपॉन V dV। तो 1 अपॉन वी डीवी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है? एल एन वी। क्या बनता है? एल एन वी। कंडीशन लगा दी हमने V1 से V2 तक, तो बोलो क्या बन जाएगा? पहले फाइनल फिर इनिशियल। तो ये हमने लिख दिया माइनस nRT लॉग, फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V1। तो एल एन नेचुरल लॉग V2 बाय V1। अब जो एल एन होता है, ये एल एन यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो लॉग टेबल होती है ना बुक के अंदर, तो इस एल एन को लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो एल एन किसके इक्वल होता है? 2.303 लॉग बेस 10। तो देखो हमने इस एल एन की बजाय क्या आ गया? 2.303। देखो ये हमने लिखा 2.303 लॉग, लॉग किसका हुआ? ये V2 बाय V1 का है। यहां तक आ गया समझ में? फिर आप देखो, आपने बॉयल्स लॉ भी पढ़ा है। बॉयल्स लॉ के अनुसार आप क्या जानते हैं? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बेटा हमने कांस्टेंट रखा था ना ऊपर यहाँ पे, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब इंटीग्रेशन किया, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज अ बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मींस P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर हमारे यहाँ रिलेशन में वर्क के फार्मूला में V2 बाय V1 है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? तो देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो V2 के डिवाइडेड में अगर इधर V1 ले आए तो P2 P1 के डिवाइडेड में चला जाएगा, तो P1 बाय P2 के इक्वल हो जाएगा। तो V2 बाय V1 किसके इक्वल होता है? P1 बाय P2 के। तो आप इसी चीज को इस ऊपर वाले रिलेशन में लिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखने के बाद क्या आया? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2। तो ये दोनों ही रिलेशन वर्क के आपको याद रखने हैं। ये कब के लिए है? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो दो रिलेशन देखा, एक तो वॉल्यूम में चेंज के बेसिस पे, एक प्रेशर के चेंज के बेसिस के ऊपर। दोनों के दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखेंगे, वर्क डन निकलवाते हैं।
इनिशियल वॉल्यूम दे देंगे, फाइनल वॉल्यूम दे देंगे, इनिशियल प्रेशर दे देंगे, फाइनल प्रेशर दे देंगे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी दे देंगे डिग्री सेल्सियस में। ध्यान रखें न्यूमेरिकल के दौरान टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हो तो आप उसको केल्विन में जरूर कन्वर्ट कर लें, +273 कर देना डिग्री सेल्सियस, जो भी दे रखा हो +273 वो केल्विन बन जाएगा आपका। ठीक हो गया ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, आपको जो ध्यान रखनी, यूनिट्स का जरूर ध्यान रखें। यूनिट के बेसिस के ऊपर आपने क्वेश्चन कैलकुलेशन जो भी किया वो आपका गलत हो सकता है, अदरवाइज अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि आपको पता है जब आप ऐड करते हैं तो सेम यूनिट होनी चाहिए उन दो चीजों की, दो क्वांटिटीज की सेम यूनिट होंगी तो ऐड करेंगे, सेम यूनिट होगी तो सब्ट्रैक्ट, मींस काफी बेसिक सी बातें जो आपको ध्यान रखनी। यहां तक आ गया आपको समझ में। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी। देखो आप सभी जानते हैं जो इंटरनल एनर्जी है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो टेम्परेचर बेटा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बदल रहा। मतलब इंटरनल जो एनर्जी है पार्टिकल्स की, सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल है वो सेम है, पूरी प्रोसेस के दौरान सेम है। सेम का मतलब E1 E2 इक्वल है, मतलब डेल्टा ई आपकी जीरो होगी। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एंथैल्पी चेंज के लिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। तो अब देखो हम ये एंथैल्पी का फार्मूला तो जानते ही हैं, कई बार मैंने पिछले सेशन में भी आपको सिखाया, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से आप लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू E प्लस PV ही होता है। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से आप अपनी बार बार प्रैक्टिस करते रहे। अब उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ चेंज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपने लिख दिया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस प्लस पीवी की जगह पीवी एनआरटी होता है, एनआर ऐसा रखा टेम्परेचर में, अगर हम चेंज की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा टी, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है ना ये तो आइसोथर्मल है तो क्या होगा, dt जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर तो होगा नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं तो डी भी जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इसीलिए डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ठीक हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। देखो ये आपका सिंपल रिलेशन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन है जो हमने आपको डिराइव करवा चुके हैं हम पहले वाले सेशन में, तो आप वहां से ये कंप्लीट देख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, लेकिन क्योंकि प्रोसेस एक्सपेंशन की है, ये ध्यान दें, एक तो देखो एक्सपेंशन हो रहा है पहली चीज, दूसरी बात बोलो क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई क्या होगा बेटा, जीरो, बिकॉज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कभी रहता है तब रहता है जब इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की सेम रहे, इट मीन टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा ई जीरो। तो डेल्टा ई की जगह तो हम जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्यू इज इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, माइनस में डब्ल्यू। क्लियर हो गया बेटा इतना यहां तक। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ऑल द हीट एब्जॉर्ब, यहां से रिलेशन क्या कहता है कि ऑल द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन करने के काम आ गई, जितनी भी हीट हमने ली, जितनी भी हीट ली वो सारी क्या काम आई, वर्क ऑफ एक्सपेंशन के काम आ गई है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। तो हेंस आपके जो क्यू का जो रिलेशन था, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू के जब देखा था तो माइनस था ना बेटा, -2.303, तो माइनस डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो प्लस का रह जाएगा 2.303 एन आर टी लॉग V2/V1, या माइनस इधर ले आए। क्लियर हो गया। तो V2/V1 को क्या लिख सकते हैं, ये हमने आप पहले ही बता दिया था आपकी बॉयल्स लॉ के बेसिस के ऊपर कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक, आगे बात समझ में। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट। बेटा कोई डाउट। देखो मैं बताता हूं, आप एक चीज जो आपने मुझे बताई नहीं, देखो वो क्या है। अब देखो मैंने यहाँ पे वो करेक्ट कर दी है सारी बातें। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि एक्सपेंशन है बेटा यहाँ पे, एक्सपेंशन देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो हमने यहाँ पे लिख रखा था डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो देखो मैंने माइनस कर दिया, देखो रेड कलर से शो कर दिया ना बेटा, ये ध्यान कर लेना, आप भी करेक्ट कर ले। मैंने आपसे पूछा था कोई डाउट तो आपने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, एक्सपेंशन। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेल्टा ई जीरो, बिल्कुल ठीक है। तो क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे माइनस साइन कर लेना बेटा। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया,
इट मीन जितनी भी हीट है सारी वर्क डन के काम आ गई, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, और डब्ल्यू का जो फार्मूला है ये -2.303 एनआरटी लॉग V2/V1, ये अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया ही था, तो ऐसा हमने लिख दिया। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आपका हो गया है, यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा। सिर्फ एक ही चीज, एक करेक्शन जो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी, आपको बताना चाहिए, और मैंने बोला भी था कि एक्सपेंशन है, तो आप एग्जाम में ऐसे नहीं भूलेंगे। जब एक्सपेंशन है तो बेटा यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इस साइन कन्वेंशन आपको यूज करनी होगी। क्लियर हो गया बेटा, आ गई बात यहां तक समझ में? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ हीट चेंज या वर्क डन और द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अभी तक हमने देखा आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के दौरान हमने वर्क डन देखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा, हीट के बारे में देखा, ये सारी बातें हमने सीखी। अब हम देखेंगे ड्यूरिंग द एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला वही है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखो एक्सपेंशन, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये जो क्यू था माइनस में देखो पी डीवी लिख दिया ना बेटा हमने, क्योंकि एक्सपेंशन बोलो क्या है यहाँ पे, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आएगा। उसके बाद देखो, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन है तो बोलो चेंज इन हीट क्या हो जाएगा, नो हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हम कर देंगे बेटा यहाँ पे। अब उससे क्या होगा, जो डीई है वो किसके इक्वल आ जाएगा बोलो, डीई इज इक्वल टू, अगर ये जीरो हो गया तो ये डीई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू लिख देना बेटा यहाँ पे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कैसा साइन लगा देना, माइनस साइन आप लगा देंगे। बोलो कैसा साइन लगा देंगे, बोलो यहाँ पे माइनस साइन, ये आपको ध्यान रखना बेटा, क्योंकि दूसरी साइड में ये जाएगा, डीई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रहेगा ना बेटा, माइनस पीडीवी है तो माइनस डब्ल्यू है। और हम ये जानते हैं कि जो सीवी होता है वो किसके इक्वल होता है, सीवी इज इक्वल टू डीई बाई डी, heat capacity at the constant volume that is equal to change in internal energy with the change of temperature at constant volume is called CV। तो CV इसके इक्वल है तो DE किसके इक्वल होगा, DT को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो DE किसके इक्वल हो जाएगा, CV DT। अब इसको पुट कर दे यहाँ पे DE की जगह, तो CV DT इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन बेटा लगाना, माइनस डब्ल्यू। तो डू द इंटीग्रेशन, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 से V2 ऑन चेंजिंग टेम्परेचर T1 से T2, तो देखो क्या बन गया आपका रिलेशन, डब्ल्यू के साथ बेटा देखो ये माइनस साइन है, ये मत लगाना, माइनस डब्ल्यू या माइनस साइन दूसरी साइड में आप ले जाए, ठीक हो गया। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी और dt है, इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट T1 से T2 तक, तो क्या बन गया, लिमिट लगाया तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1। अब जैसे कि हमने आपको बताया था डीई किसके इक्वल होता है, माइनस डब्ल्यू, देखो माइनस डब्ल्यू ये मत भूलना यहाँ पे लगाना। तो अभी तक हमने रिलेशन किसका निकाला बेटा, यहाँ पे डीई की जगह वैल्यू कर दी थी हमने, तो माइनस डब्ल्यू का रिलेशन आ गया ये यहाँ पे, माइनस डब्ल्यू का, किस चीज का रिलेशन आ गया बेटा, माइनस डब्ल्यू का, या ये कह दें डीई माइनस डब्ल्यू के इक्वल होती है, तो यहाँ पे माइनस डब्ल्यू की जगह आप डीई भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, डी, डी का मतलब डेल्टा ई, तो डीई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, देखो ये माइनस ही रहेगा बेटा, यहाँ पे एक करेक्शन करते जाना, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी T2 माइनस T1। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। अब हम जानते हैं सीपी किसके इक्वल होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर। क्योंकि हम ये जानते हैं कि देखो मैं इधर लिख देता हूं, सीपी माइनस सीवी इज ऑलवेज इक्वल टू आर, ठीक हो गया बेटा। तो सीपी किसके इक्वल हो जाएगा, सीवी उधर जाएगा तो सीवी प्लस आर। तो जो हमने ऊपर लिखा अभी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, अगर हम इसको सीवी से डिवाइड कर दे थ्रू आउट, इसको सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर को सीपी से, तो क्या आ जाएगा, सीपी बाय सीवी, और सीवी बाय सीवी माइनस में है ना, इजिकल टू आर बाय सीवी। तो सीपी बाय सीवी तो गामा होता है, और सीवी से सीवी देखो ये कैंसिल हो गया ना बेटा, कैंसिल, और सीपी बाय सीवी की जगह क्या लिख देंगे, गामा, तो गामा माइनस वन इजिकल टू आर बाय सीवी बच गया। तो अब सीवी किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, सीवी बताओ, आर, गामा माइनस वन को नीचे ले आए तो सीवी हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस वन। तो ये जो आपका रिलेशन है यहाँ पे, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी T2 माइनस T1, इस सीवी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं,
आर अपॉन गामा माइनस वन। देखो ये अलग अलग रिलेशन है, क्या पता एग्जाम में कौन सा काम आ जाए आपके। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो माइनस डब्ल्यू हमने बीच में से मान लीजिए हटा दिया, या आप माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू करके लिखें। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। अगर आप डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस डब्ल्यू, या डब्ल्यू लिखेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इधर माइनस साइन फिर आ जाएगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आर को अंदर ले जाएं, आर को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, आर टी टू माइनस आर टी वन, बाहर क्या बच गया, वन, वन अपॉन गामा माइनस वन। आप जानते हैं ना आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है अगर नंबर ऑफ मोल्स वन हो। तो बोलो आर टी टू को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं आप, देखो मैं अगर यहीं पे साइड में आपके लिए लिख दूं तो आप ये जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन की वैल्यू वन पुट कर दें तो बोलो क्या बन जाएगा, आर टी। ठीक हो गया ना बेटा। तो अगर हम यहाँ पे आर टी टू लिख रहे हैं, आर तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो पी वन वी वन किसके इक्वल होगा, बोलो आर टी वन के इक्वल होगा। सिमिलरली पी टू वी टू बोलो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा यहाँ पे आर टी टू के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पे आर टी टू की जगह क्या लिखेंगे, पी टू वी टू, और आर टी वन की जगह क्या लिखेंगे, पी वन पी वन। देखो वही हमने यहाँ पे किया। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहाँ तक। और अगर डब्ल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो जो भी डेल्टा ई जहां दिख रहा है वहां पे आप माइनस डब्ल्यू लिख देना, क्योंकि डेल्टा ई मींस डी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल है, वो हमने ऊपर निकाल लिया था। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। तो ये जो रिलेशन है जो अभी आया डेल्टा ई का, जिसमें गामा आपको दिख रहा है, ये पॉइजन्स इक्वेशन कहलाती है। आगे भी निकालेंगे हम फर्दर रिलेशन पीवीटी के बीच में, वो भी आपके पॉइजन्स रिलेशन कहलाते हैं, पॉइजन इक्वेशन कहलाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम। Now we will see the expression for the enthalpy change during the adiabatic reversible expansion. Enthalpy change देखेंगे अब। देखो ये तो आप जानते ही हैं कि H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी होता है और पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, इसलिए पीवी की जगह हमने क्या लिख दिया आगे, एनआर। यहां तक तो ठीक है। तो अभी आपका रिलेशन क्या बन गया कि H इज इक्वल टू ई प्लस एन आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर वन होते और चेंज की फॉर्म में इसको लिखे तो बोलो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच और ई का डेल्टा ई प्लस में आर, आर तो आर ही रहेगा कांस्टेंट है, और ये डेल्टा टी हो गया नंबर ऑफ मोल्स अगर वन हो। हम जानते हैं कि सीवी इज इक्वल टू डीई बाई डी टी होता है, तो डी किसके इक्वल हो जाएगा, सीवी डी टी। सीवी डी टी को आप यहाँ पे पुट कर दें डेल्टा ई की जगह, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीवी डी टी प्लस में आर डेल्टा टी आपका आ गया। फर्दर आपके जो डेल्टा एच है यहाँ पे आप ध्यान से देखें, डी टी को आप क्या लिख सकते हो, टी टू माइनस टी वन। डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, या डी टी कह दो, टी टू माइनस टी वन हमने लिख दिया। उसके बाद आप ये तो जानते ही, अभी हमने पढ़ा था कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, देखो ये माइनस डब्ल्यू जरूर लिखना बेटा, भूलना मत। डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी टी टू माइनस टी वन के इक्वल होता है। तो बोलो आप ये जो सीवी टी टू माइनस टी वन है, सीवी टी टू माइनस टी वन है, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बताओ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो। आप यहाँ पे देखो टी टू माइनस टी वन तो आपका ऐसा रहा, देखो ये रहा आपका, है ना। तो आपने जो ये वैल्यू पुट की है, बोलो कैसे वैल्यू पुट की है आपने, किस तरीके से वैल्यू पुट की है, बड़े ध्यान से आप इधर देखें और बताएं शाबाश मुझे जल्दी से। तो हमने सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, आप बड़े ध्यान से देखें। देखो दोनों के अंदर ये फैक्टर था टी टू माइनस टी वन, दोनों में है ना बेटा, सीवी के साथ भी आर के साथ भी। तो टी टू माइनस टी वन को हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, इधर सीवी था और इधर प्लस आर, सीवी प्लस आर कॉमन बाहर क्या, टी टू माइनस टी वन, तो ये डेल्टा एच के इक्वल आपका हो गया। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। अब हम ये जानते हैं कि सीपी माइनस सीवी तो आर होता है, क्या होता है बोलो, सीपी माइनस सीवी आर होता है। तो अगर हम सीवी को उधर ले जाएं तो सीपी किसके इक्वल हो जाएगा, सीवी प्लस आर। यहाँ पे जो आपको लिखा दिख रहा है सीवी प्लस आर, बोलो ये क्या है, ये सीपी है। बोलो कौन है ये यहाँ पे, ये सीपी है यहाँ पे, सीपी। तो ये किसकी जगह पुट कर दो, यहाँ पे सीवी प्लस आर की जगह सीपी पुट कर दें, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में टी टू माइनस टी वन। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, आगे बात समझ में। अब हम आगे अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैथमेटिकली शो दैट हीटिंग अकर ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड अ कूलिंग अकर ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये खैर हम पहले भी आपको समझा चुके थे, फिर भी देखते हैं चलो। We know that the work done during the adiabatic reversible expansion is W is equal to CV T2 minus T1। हमने अभी देखा था ना कि डेल्टा E is equal to माइनस डब्ल्यू था बेटा, यहाँ पे माइनस साइन आए, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सीवी T2 माइनस T1, ऐसा हमने सीखा था।
क्लियर है ये बात? आगे इतनी बात समझ में? क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है अगर एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही हो तो? देखो हमने सीखा था ना अभी, देखो मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना कि डेल्टा ई किसके इक्वल होता है? डेल्टा ई इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। और डब्ल्यू वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो यहाँ पे इसके साथ क्या साइन आएगा बोलो? माइनस। और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो यहाँ पे? जीरो। तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के। क्लियर हो गया? और ये डीई की जगह ही तो हमने लिखा था ये सीवीडीटी, सीवीडीटी तो माइनस डब्ल्यू है ना बेटा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना था। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन, जब भी हम एडियाबेटिक कंप्रेशन कर रहे हो, कंप्रेशन, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो जब हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज को, मान लीजिए देखो ये चीजें तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं ना बेटा डायरेक्ट, इसमें तो कुछ और सोचने की बात है नहीं। मान लीजिए कोई कंटेनर है, आप बाहर से काम कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो जो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन डब्ल्यू की वैल्यू बोलो क्या होगी? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम है बेटा, सॉरी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। लेकिन ये कंप्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? कंप्रेस। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो कुछ भी सिस्टम के ऊपर हो तो पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो क्या होगा बोलो इसके दौरान? बताओ शाबाश। T2 विल बी ग्रेटर देन T1। जो भी इसका टेम्परेचर था, हमने कुछ काम किया बाहर से, इस सिस्टम का पहले कोई टेम्परेचर था T1, और जब वर्क डन हम कर देंगे इसके ऊपर तो क्या होगा? टेम्परेचर विल इंक्रीज, फाइनल टेम्परेचर ग्रेटर हो जाएगा। तो T2 माइनस T2 विल बी ग्रेटर देन T1, तो हीटिंग विल टेक्स प्लेस। बोलो क्या हो गई? मतलब गर्म हो गया सिस्टम, हीटिंग विल टेक्स प्लेस, हीटिंग विल टेक्स प्लेस। ठीक हो गया बेटा? आ गई बात समझ में? उसके बाद देखो ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन क्या होगा इससे रिवर्स? इससे रिवर्स मीन्स देखो इसी टाइप से मान लीजिए आपके पास कंटेनर है, यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, यहाँ पे एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब क्या है बोलो यहाँ पे? ऐसे जैसे पहले भी एडियाबेटिक ही था ना बेटा, सिस्टम एडियाबेटिक है, मतलब नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक हो गया बेटा? तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है? बाहर से तो हीट मिल नहीं रही, तो जो पार्टिकल की इंटरनल जो एनर्जी है वही तो यूज हो रही है इस काम को करने के लिए, तो तभी तो आपका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। फिर क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई क्योंकि एक्सपेंशन के काम आ गई। द सम पार्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई, और साइन कन्वेंशन क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि डब्ल्यू क्या होगा? नेगेटिव। और कूलिंग हो जाएगी यहाँ पे। पहले टेम्परेचर ज्यादा था, अब इंटरनल एनर्जी यूज हो गई एक्सपेंशन करवाने के, तो टेम्परेचर कम हो गया, तो इसीलिए कूलिंग विल टेक्स प्लेस। ठीक हो गया बेटा? अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन इन बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन देखेंगे, पीवी के बीच भी देखेंगे फिर बाद में, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये एग्जाम में काफी बार आता है, और इन्हीं के बेसिस के ऊपर हम ये एक्सप्लेन भी करेंगे जो रिलेशन आएगा, प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशन आएगा, कि वर्क डन कब कम होता है कब ज्यादा। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान वर्क डन ज्यादा होता है या एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान, ये भी हम सीखेंगे अभी आगे। खैर पहले हम देख लेते हैं इनके बीच रिलेशन। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार तो हम जानते ही हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू, और ये क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो माइनस साइन हम लगा देंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू डी क्यू, और ये देखो माइनस पी डी भी हमने लिख दिया। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि एक्सपेंशन है यहाँ पे, तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का। अब एडियाबेटिक कंडीशन है तो डी क्यू क्या हो गया बेटा? जीरो। तो डीई किसके इक्वल हो गया? माइनस पी डी वी। अब क्या करें? हम ये जानते हैं कि सीवी डीई बाई डी टी के इक्वल होता है, तो डीई किसके इक्वल होगा उसी टाइप से? सीवी डी टी। तो ये डीई की जगह वैल्यू पुट कर दें आप, तो सीवी डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस पी डी वी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशन तो आप जानते ही हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एनआरटी बाय वी। तो इस पी की वैल्यू यहाँ पे माइनस पीडीवी में पी की जगह यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे ठीक हो गया, तो करें पुट, तो सीवी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी की जगह क्या पुट किया, एनआरटी बाय वी डीवी। अब इसको क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे विद द कंडीशन कि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, जब कब, जब टेम्परेचर चेंज हो रहा हो T1 से T2 के बीच में। तो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो CVDT, तो यहाँ पे देखो जो हमने अभी अभी लिखा था, यहाँ पे CVDT NRT लिखा था ना बेटा, यहाँ पे देखो NRT बाय VDV। तो ये जो NRT था, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम 1 मान लें, और जो ये ऊपर NR के साथ जो T है इसको नीचे ले आए यहाँ पे, तो DT बाई टी हो गया ना बेटा, DT बाई टी, तो ये यहां से आया है, तो सीवी डी टी बाय टी, ये टी नीचे आ गया, और एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, मोल आर रह गए, और डीवी बाय वी है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंडीशन टेम्परेचर का कहां से, T1 से T2, और वॉल्यूम का V1 से V2। तो क्या बनेगा, देखो 1/T dt का क्या होता है, एल एन टी, ऐसे 1/V dV का क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे एल एन वी। कंडीशन है तो इसलिए क्या बन गया, सीवी एस एच रहा, और ये बन गया एल एन T2/T1, मतलब फाइनल बाय इनिशियल, तो T2/T1। ऐसे इधर माइनस आर डीवी बाय वी था, तो एल एन वी, तो एल एन वी पे कंडीशन लगाई V1 से V2 वाली, तो एल एन V2/V1। अब देखो आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे ये V2/V1 है, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स करने से जो नेगेटिव साइन है प्लस हो जाएगा, तो बोलो क्या बन गया, CV ln T2/T1 इज इक्वल टू आर एल एन V1/V2। ऐसा क्यों किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम आगे जाके, तो क्रॉसिंग में फाइनल स्टेट दिखनी चाहिए, क्रॉसिंग में इनिशियल दिखनी चाहिए। देखो T1 के डायगनली देखो V1 दिख रहा है, और T2 के डायगनली क्या दिखा, V2, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ा, इनवर्स। अब समझ में आ गई बात क्यों हमने इनवर्स किया, तो ये ध्यान रखेंगे, इनवर्स हमें ऐसे करना ही होगा, अगले रिलेशन में भी ये बात हमें ध्यान रखनी है कि क्रॉसिंग के दौरान इनिशियल स्टेट और दूसरे क्रॉसिंग के दौरान फाइनल स्टेट दिखनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, इस सीवी देखो लो एल एन T2/T1 था, इधर आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, हम जानते ही हैं कि सीपी माइनस सीवी बोलो किसके इक्वल होता है, हम जानते ही हैं कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है बेटा आर। तो इसलिए आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे सीपी माइनस सीवी, देखो हमने पुट कर दिया इस आर की जगह, क्लियर हुआ बेटा। आगे वही एल एन V1/V2। अब क्या करेंगे, अब जो इधर सीवी था, देखो ये जो सीवी था इसको इधर दूसरी साइड में डिवाइडेड में ले आए, सीपी माइनस सीवी के, तो हम ले आए देखो डिवाइड, और सारी चीजें एज सच। जब हम इसको ओपन करेंगे तो सीपी माइनस सीवी डिवाइड बाय सीवी है, तो सीपी के डिवाइड में भी सीवी है, और सीपी के सीवी के डिवाइड में भी सीवी है, तो सीपी बाय सीवी तो गामा होता है, और माइनस में सीवी बाय सीवी क्या हो जाएगा, 1। तो देखो हमने सीपी बाय सीवी ऐसे रहा जो गामा बन जाएगा, और सीवी बाय सीवी 1, यहाँ पे भी हम सीधा गामा लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए आपको बताया ताकि आपको एकदम यहाँ पे दिखे, और सारी चीजें ऐसे है। अब आगे देखो, अब हमने गामा लिख दिया सीपी बाय सीवी की जगह, तो एल एन T2/T1 इज इक्वल टू गामा माइनस 1 एल एन V1/V2। क्लियर हो गया बेटा इतना। देखो जो एल एन से पहले जो भी चीज लिखी होती है, तो ये अगर हम आगे लाना चाहें तो V1/V2 के पावर में चली जाएगी, तो पावर में ले आए बेटा, तो एल एन T2/T1 इज इक्वल टू एल एन V1/V2 की पावर में क्या आ गया, गामा माइनस 1। अब अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट गामा माइनस 1, 1 माइनस गामा कैसे बनेगा, जब V1/V2 को V2/V1 लिख दें, तो ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गया बेटा बात समझ में, कुछ आई बात समझ में। या हम क्या कर सकते हैं, एंटीलॉग ले लेते हैं इसका, तो टेक एंटीलॉग, क्योंकि क्रॉसिंग में तो देखो फाइनल स्टेट आपकी दिखी रही है, तो इसलिए हमें इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 और गामा माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बोलो, तो T2 तो ऐसा रहा, T1 भी ऐसा ही रहेगा जब क्रॉसिंग करेंगे, तो T1 के मल्टीप्लाई में कौन आ गया, बोलो क्रॉस होके V1 की पावर में गामा माइनस 1। ऐसे T2 ऐसा है, और V2 की पावर में क्या, गामा माइनस 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T एच V की पावर में गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा पहला रिलेशन आ गया टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच, इसको आप रखेंगे याद, ठीक हो गया बेटा। तो T V की पावर में गामा माइनस 1 इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये हमने टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच रिलेशन निकाला, और कंडीशन क्या थी, अंडर द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के दौरान। चलो अब नेक्स्ट रिलेशन निकालते हैं, और बेटा जो ये रिलेशन अभी निकाला ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना। अभी आगे जब हम एक फाइनल 3 रिलेशन निकालेंगे, तो जो थर्ड वाला रिलेशन आएगा उसमें हम ये डायरेक्ट लिखेंगे कि वी नो दैट, ऐसा होता है। क्लियर हो गया बेटा। चलो अब हम देखते हैं,
टेम्परेचर और प्रेशर के बीच। अभी हमने कौन सा देखा था बेटा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन, जो क्या आया, टीवी टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम देखते हैं टीपी के बीच रिलेशन ड्यूरिंग द सेम कंडीशन, दैट इज द एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो देखो हम ये तो जानते ही हैं, जो अभी अभी हमने निकाला था, बोलो क्या निकाला था, देखो इधर देखो, देखो पीछे दिखाता हूं, दोबारा देखो जल्दी से। देखो ये जो लिखा था यहाँ पे, जो एंटीलॉग लेने के बाद, बोलो क्या था, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर में गामा माइनस वन, है कि नहीं है बेटा, यहाँ पे देखो ये रहा एंटीलॉग लेने के बाद। देखो वही हम लिख रहे हैं, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर में गामा माइनस वन, जो भी हमने निकाला था पीछे। लिखा ना बेटा, आया ना काम यू का यूं। चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, हम ये तो जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि भाई पी वी इज इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, या आप ऐसा लिखते हैं P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स है आइडियल गैस इक्वेशन की, आउट ऑफ दीज दैट इज वन। तो क्या करें अब हम यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखें, जो V1/V2 है, देखो V1 यहीं पे सच रह जाए, V2 को इसके इधर ले आए, तो T को ऊपर ले जाएं, तो बोलो क्या बन जाएगा यहाँ पे, T1P2 डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आए बोलो P1 को, तो क्या बन गया T2P1। तो V1/V2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, बोलो क्या पुट करेंगे V1/V2 की जगह, T1P2 डिवाइड बाय T2P1। नाउ पुट दैट वैल्यू, देखो हमने पुट कर दिया है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, आपको T1 और T2 दो जगह दिख रहे हैं ना बेटा, इनको इकट्ठा करना होगा, तो उसके लिए देखो क्या करें, ध्यान से देखें। अब देखो क्रॉसिंग में आपको T1 दिख रहा है ना बेटा, T1 क्रॉसिंग में, देखो T2 भी क्रॉसिंग में आपस में, तो ले जाओ बेटा क्रॉसिंग कर दो, इनकी क्रॉसिंग कर दो, T1 को नीचे पहुंचा दो T1 के पास, और T1 यहाँ पे जब नीचे जाएगा, यहाँ पे तो T1 अकेला है बेटा, तो T1 की पावर में वन है, ध्यान रखें T1 की पावर में वन है, और जो नीचे आएगा मल्टीप्लाई होने के लिए T1, उसकी पावर में गामा माइनस वन है। ऐसे ही यहाँ पे T2 जो है इसकी पावर में कुछ नहीं तो मतलब वन है, और T2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो T2 की पावर में गामा माइनस वन है। तो अब देखें, T2/T1 ऐसा है बेटा जिसकी पावर में वन ही है, और ये कौन पहुंच गया, गामा माइनस वन, और उधर बच गया कौन, P2 और P1 जो छोड़ा था वो गामा माइनस वन। क्लियर हो गया बेटा इतना। अगर हम यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो T2/T1 है, इसकी पावर में कुछ नहीं तो पावर वन है, तो जब ये बेस आपको सेम दिख रहे हैं, T2/T1 है, T2/T1 मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो जब ऐड होंगी तो बोलो कैसे होंगी, यहाँ पे तो वन है बेटा प्लस का, और प्लस में क्या जोड़ोगे, गामा माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ये वन से वन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जब हम इनकी पावर को ऐड करेंगे, तो सिर्फ गामा बच जाएगा, बोलो क्या बच जाएगा, गामा। तो T2/T1 रेज टू द पावर गामा रह जाएगा, तो T2/T1 की पावर में सिर्फ क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे गामा इज इक्वल टू, इधर तो वही है P2/P1 की पावर में गामा माइनस वन। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब आप ये देखें, क्या आपकी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट क्रॉसिंग में दिख रही है, नहीं दिख रही, देखो इसमें T2 के क्रॉसिंग में बेटा यहाँ पे तो P1 है ना, और ऐसे T1 के क्रॉसिंग में देखो डायगोनली ये तो P2 है। अब क्या करें, रिवर्स करना होगा, तो अगर हम रिवर्स कर दें, किसी भी एक चीज को रिवर्स करना होगा बेटा, मान लीजिए P2/P1 को रिवर्स कर दें, P1 ऊपर चला जाए P2 नीचे, तो ये गामा माइनस वन है, ये वन माइनस गामा हो जाएगा, तो देखो वन माइनस गामा हो गया ना बेटा, रिवर्स किया सिर्फ ताकि क्रॉसिंग में आ जाए ये चीज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो देखो T2 की पावर में गामा है, और P2 की पावर में क्या, वन माइनस गामा, ये ऊपर चला जाएगा यार। या आप क्या कर सकते हो, देखो एक चीज हम कर सकते हैं, गामा रूट ले लें हम, मान लीजिए हम ये चाहते हैं टी की पावर में कुछ ना हो, तो क्या करें, गामा रूट ले ले, गामा रूट मतलब क्या है, गामा रूट लेने का, इस गामा के डिवाइडेड में भी गामा आ जाएगा, गामा रूट का मतलब इसके डिवाइडेड में भी देखो गामा आ जाएगा, ये जो गामा इधर आया इस गामा से, तो ये गामा कट गया, उधर वन माइनस गामा बाय गामा हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में, तो वही हमने लिखा, देखो गामा थ्रू टेक द गामा थ्रू ऑन बोथ द साइड, तो इधर तो रह गया सिर्फ T2/T1, और उधर क्या आ गया, P1/P2 की पावर में वन माइनस गामा पहले से था, गामा थ्रू दिया तो वन अपॉन गामा, वन माइनस गामा बाय गामा। क्लियर हो गया बेटा इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हैं, तो T2 तो एच सच है, उसकी पावर में कुछ नहीं, P2 की पावर में क्या है, वन माइनस गामा बाय गामा, ऐसे ही T1 एच सच रहेगा, P1 की पावर में क्या रहेगा, वन माइनस गामा बाय गामा, तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T1 एच सच P1 वन माइनस गामा बाय गामा, ऐसे ही T2 और P2 की पावर में वन माइनस गामा बाय गामा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, T1, देखो क्या आ गया T, और आगे P की पावर में वन माइनस गामा बाय गामा इज ए कांस्टेंट, तो ये अगला रिलेशन हमारा निकल गया। क्लियर हो गया बेटा। जैसे पहले वाला रिलेशन हमारा क्या निकला था, जो ऊपर से ही हम देख सकते हैं, T और V की पावर में गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये निकला था। अब क्या निकला, T P की पावर में वन माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दोनों
रिलेशन जो थे, जो अभी हमने ऊपर लिखा, देखो ये जो ऊपर लिखा, अब इनको हम यूज करने वाले हैं, इनको हम यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अब ध्यान से देखें, देखो यहाँ पे जो ये रिलेशन है ना बेटा, T2/T1 किसके इक्वल है, V1/V2 गामा -1 के। और जो नीचे अभी निकला था ये T2/T1 और किसके इक्वल है, P1/P2 1 माइनस गामा बाय गामा। तो यही जो दो रिलेशन है, एक तो देखो ये वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन, इन दोनों को अभी हम आगे लिखेंगे जब हम रिलेशन निकालेंगे P और V के बीच, क्योंकि ये दोनों T2/T1 है और ये इट मीन ये दोनों फैक्टर आपस में देखो इक्वल हो जाएंगे, जिसमें से P और V है, तो PV का रिलेशन आ जाएगा। तो हम निकालते हैं अगला रिलेशन P और V के बीच अंडर द सेम कंडीशन, दैट इज द एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और हम ये दोनों रिलेशन डायरेक्ट लिखेंगे, वी नो दैट ये ऊपर वाला और ये T2/T1 ये नीचे वाला। क्लियर हो गया बेटा, चलो लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन, दैट इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो हमने अभी तक बोलो क्या सीखा, एक तो हमने ये सीखा था बेटा कि T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर में गामा -1। और एक क्या सीखा अभी, T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 की पावर में 1 माइनस गामा बाय गामा। अगर दोनों रिलेशन को देखें, एक को इक्वेशन 1 कह दें, एक को इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलो क्या हम निकाल देंगे, हम निकाल देंगे यहाँ पे कि V1/V2 की पावर गामा -1 किसके इक्वल हो गया, P1/P2 की पावर में 1 माइनस गामा बाय गामा। क्लियर हो गया बेटा, आगे इतनी बात समझ में। अब देखो, अब एक चीज बताओ बेटा, क्या आपको क्रॉसिंग में देखो, क्या इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्रॉसिंग में दिख रही है, बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रही बेटा। देखो V1 दिख रहा है यहाँ पे, तो इधर क्रॉसिंग में P2 है। तो हम क्या करते हैं, V1/V2 को रिवर्स कर देते हैं, तो ऊपर गामा -1 की बजाय 1 माइनस गामा आ जाएगा और अच्छा भी रहेगा, दूसरी साइड भी 1 माइनस गामा ही है ना बेटा। तो क्या करेंगे, रिवर्स कर दें इधर वाली साइड, तो क्या बन गया V2/V1, तो पावर में क्या बन गया बेटा 1 माइनस गामा। अब क्या लेंगे, अब 1 माइनस गामा रूट लेंगे, क्योंकि दोनों साइड में 1 माइनस गामा है। तो अगर हम इसका 1 माइनस गामा रूट ले लें, देखो यहाँ पे, तो डिवाइडेड में बोलो क्या आएगा, 1 माइनस में गामा। ऐसे दूसरी साइड में भी बेटा इसकी डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, ये डिवाइडेड जो है, और क्या आ जाएगा बेटा डिवाइडेड में इसके 1 माइनस में गामा। तो 1 माइनस में गामा से 1 माइनस गामा इधर भी कट गया, इधर भी कट गया, तो इधर तो 1 रह गया, उधर क्या रह गया, सिर्फ 1/गामा। तो बोलो क्या निकल गया आपका, तो V2/V1 की पावर में सिर्फ 1 रह गया, और उधर क्या रह गया बोलो, P1/P2 की पावर में 1/गामा रह गया। बोलो क्या रह गया, 1/गामा। क्लियर हो गया बेटा इतना, क्लियर है ना इतना। तो अब अगर हम इन दोनों का क्या कर दें, दोनों को ही रिवर्स कर देते हैं, दोनों को रिवर्स, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो अब क्या आएगा, ध्यान से देखना। अब हम दोनों साइड में दोबारा से अब हम लेते हैं 1/गामा रूट, गामा रूट ले लेते हैं दोनों साइड में, गामा की पावर दोनों साइड में रेज टू द पावर गामा से करते हैं, इनकी जैसे करते हैं ना स्क्वेयरिंग करें, ऐसे गामा से करें आप इसकी पावर गामा से। तो गामा से करेंगे तो इधर भी बेटा गामा आ जाएगा और इधर भी बेटा गामा आ जाएगा, ऊपर गामा आ जाएगा। तो इधर तो गामा बाय गामा कट गया, इधर गामा रह गया, तो क्या बन गया बेटा, V2/V1 की पावर में गामा इज इक्वल टू P1/P2 की पावर में 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, P एस एच रहेगा, V की पावर में गामा रहेगा, तो देखो क्या बन गया, P1/V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2/V2 की पावर गामा। क्लियर हो गया बेटा यहां तक। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो तीन रिलेशन अभी हमने सीखे, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच, टेम्परेचर प्रेशर के बीच, और एक अभी हमने सीखा प्रेशर वॉल्यूम के बीच। अब ये जो रिलेशन है पीवी की पावर गामा, ये है रिलेशन कब, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर द आइडियाबेटिक कंडीशन। ध्यान रखें अंडर द आइडियाबेटिक। आइसोथर्मल में क्या था, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था बेटा, बॉयल्स लॉ पढ़ा था ना, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में तो जो प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क होता है पीवी इज इक्वल टू सिंपल कांस्टेंट होता है, और एडियाबेटिक कंडीशन में पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इसी के बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकलेंगे हमारे। तो ऑल इक्वेशंस जो अभी हमने ऑब्टेन की अंडर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंडीशंस और द पॉइजंस इक्वेशन हो गया बेटा। अब देखो ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें कंपैरिजन करके बताना है कि जो वर्क डन होता है अंडर द आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के दौरान किस में कम होता है और किस में ज्यादा, दोनों का। देखो ग्राफ तो हमने ड्रा कर दिया, लेकिन ये क्यों आया, ऐसा क्यों आया कि देखो जो स्टीपर है किसका ज्यादा स्टीपर है, किसमें ज्यादा कर्व है। देखो स्टीपर की सेंस बता दें, अगर मान लीजिए मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता, देखो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल कर देता वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल, मतलब जीरो स्लोप है, जीरो है, और ये नीचे लाइन आ गई तो मतलब स्लोप बढ़ गया, स्टीपर हो गया, और ज्यादा स्टीपर हो गया। आइसोथर्मल में स्टीपर दिखा रखा है, एडियाबेटिक में और ज्यादा स्टीपर दिखा रखा है, ऐसा क्यों है। और वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आपको दिख रहा है
कि आइसोथर्मल का कर्व ऊपर है, एडियाबेटिक का नीचे है, तो नीचे वाला कर्व जो है उसके नीचे कम एरिया है, तो एडियाबेटिक के दौरान कम वर्क डन होगा, आइसोथर्मल के दौरान ज्यादा वर्क डन होगा। लेकिन ये आया क्यों? आया क्यों? वही तो हम देखना चाहते हैं। तो देख, तो फॉर द आइस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अभी अभी हमने ताजा ताजा सीखा, जो रिलेशन था प्रेशर वॉल्यूम के बीच बेटा वो क्या था, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर हो गया बेटा इतना तो? और आइसोथर्मल में हम क्या जानते हैं, बॉयज लॉ के अनुसार पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का अभिप्राय क्या है कि इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख रहे हैं, तो मतलब पी और वी की पावर गामा का जो आंसर आएगा, जो भी आया आंसर, वही पी की पीवी का भी आंसर आना चाहिए। देखो दोनों कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो मींस रिलेशन 1 और 2 को देखें तो क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए यहां से? अगर आप बड़े ध्यान से देखें, दोनों कांस्टेंट हैं, तो आपका ये आ जाएगा इन दोनों के रिलेशन से, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू पी वी। अगर कांस्टेंट कांस्टेंट को करें, पी से पी कट गया, तो वी की पावर गामा इज इक्वल टू वी आ गया। तो देखो वी की वैल्यू 4 है, मान लीजिए वी की वैल्यू 4 है, ध्यान दे वी की वैल्यू 4 है, तो वी की पावर गामा 4, कब आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे कि वी की जगह 4 लिख के गामा की पावर 1 करते, गामा कैन नेवर बी 1। क्यों क्यों नहीं 1? क्योंकि हमने सीखा है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। मतलब सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है, समझ गए? और सीपी बाय सीवी को, और सीपी डिवाइडेड में सीवी को ही हम गामा कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? सीपी ग्रेटर देन सीवी होता है, और सीपी बाय सीवी को गामा कहते हैं, मतलब ऊपर बड़ी वैल्यू है, सीपी बड़ा है सीवी छोटा है, तो गामा ऑलवेज क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन 1 होगा। चाहे ग्रेटर देन 1 कुछ भी मान लीजिए, हम वैसे 2 मान लेते हैं सिर्फ आपकी कैलकुलेशन के लिए। तो मान लो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू, जो पीवी हमने देखो ये यहाँ पे अभी लिखा था, तो मान लीजिए पीवी का आंसर 4 आ गया, पी से पी कट गया, वी की पावर गामा इजकल टू वी आ गया, वी का आंसर 4 आ गया, तो इधर कब आए? तो ये तब आ सकता, मान लीजिए 2 की पावर 2 लिख दे, मतलब वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है फॉर द सेम प्रेशर। ध्यान दें, दोनों साइड में पी और पी कैंसिल किया है, प्रेशर सेम है फॉर द सेम प्रेशर। अब देखो इसी में ग्राफ में चलते हैं बेटा, कोई भी एक प्रेशर ले लो बेटा, ये पॉइंट हमने प्रेशर का ले लिया, ध्यान देना प्रेशर का, ठीक हो गया? तो प्रेशर का ले लिया, तो एट द सेम प्रेशर, एट द सेम प्रेशर ध्यान दो, ये इधर वाली जो कंडीशन थी ना बेटा पीवी, ये आइसोथर्मल वाली कंडीशन थी। बोलो ये कौन सी वाली कंडीशन थी? आइसोथर्मल वाली कंडीशन थी। जस्ट ए मिनट, हाँ ये आइसोथर्मल वाली कंडीशन है बेटा, है ना, आइसोथर्मल, ये ध्यान रखना, आइसोथर्म वाली कंडीशन। और ये पीवी की पावर गामा बेटा, ये कौन से वाली कंडीशन है? बताओ शाबाश। ये कंडीशन थी एडियाबेटिक वाली, देखो ये जो ऊपर हमने लिखा था एडियाबेटिक, है ना बेटा, ये एडियाबेटिक वाली कंडीशन। अब देखो वॉल्यूम वी की वैल्यू इधर 4 आएगी, इधर वी की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि गामा मान लीजिए हमने 2 मान लिया, क्योंकि ग्रेटर देन 1 सिर्फ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। तो सेम प्रेशर के ऊपर, सेम प्रेशर के ऊपर ध्यान दो, सेम प्रेशर के ऊपर जब प्रेशर सेम है दोनों का, तो V2 आ गया। मान लीजिए देखो इधर हम इस ग्राफ को देखो ऐसे लेके जाते हैं बेटा, कहीं पे भी ले लेते हैं, मान लीजिए ऊपर लेते हैं बेटा, यहाँ पे लेते हैं, ये इतना प्रेशर था बेटा, इतना प्रेशर था, इसको डॉट डॉट बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाओ, स्ट्रेट लेके जाओ, इस कर्व के ऊपर यहाँ पे पॉइंट आ गया, अगले के ऊपर देखो ये पॉइंट आ गया ना बेटा। तो एक देखो ये जो है ना पॉइंट, देखो ये वाला, ये तो कम वॉल्यूम के ऊपर है, देखो एट लोअर वॉल्यूम, एट लोअर वॉल्यूम, और ये ज्यादा वॉल्यूम है, तो बोलो सेम प्रेशर के ऊपर किसका वॉल्यूम कम है? सेम प्रेशर के ऊपर जिसका वॉल्यूम कम है, देखो जैसे 2 है, इसका तो 4 है ना बेटा आइसोथर्मल, तो कम वाला जो पॉइंट है ये तो एडियाबेटिक का रहेगा, और ज्यादा वाला पॉइंट आइसोथर्मल का रहेगा। ऐसे ही दूसरा प्रेशर ले लो बेटा, किसी भी प्रेशर के ऊपर, एट एनी प्रेशर, डॉट 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 मिलाएं, एक यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये वॉल्यूम तो कम होगा, और इसका क्या होगा बेटा? सेम प्रेशर के ऊपर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो हम बता रहे हैं आपको ग्राफ के थ्रू बता के, सेम आगे चलेंगे आपके, सेम प्रेशर के ऊपर, सेम प्रेशर के ऊपर, सेम प्रेशर के ऊपर प्रेशर देखो घटा रहे हैं बेटा, देखो प्रेशर हम डिक्रीज करें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। किसका, किसकी वैल्यू कम, किसकी ज्यादा? एडियाबेटिक की कम रहेगी, और आइसोथर्मल की हमेशा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। आगे ना बेटा पॉइंट आते जा रहे हैं, मतलब नीचे वाले पॉइंटों को मिलाएंगे तो एडियाबेटिक का कर्व आ गया, ऊपर वालों को मिलाएंगे तो आइसोथर्मल का कर्व आ गया। तो बड़ी बेसिक सी बात थी, जो फार्मूला था हमारा पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके बेसिस के ऊपर हमने ये आपको एक्सप्लेन किया। क्लियर हो गया बेटा? तो देखो अब हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, ये ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है, और सीपी बाय सीवी गामा हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो इसीलिए हेंस द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम,
जो वॉल्यूम जो इंक्रीज होगा, देखो फॉर ए पार्टिकुलर प्रेशर, फॉर द गिवन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, देखो हम ऊपर से चले थे नीचे, जो हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा इज मोर फॉर द आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए वी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द एडियाबेटिक वन, जो हमने जैसे एज्यूम की थी वी की वैल्यू 4 है आइसोथर्मल के लिए, तो इधर 2 होगी, क्योंकि वी गामा इजिकल टू वी तो है ही, दोनों सेम भी होने चाहिए, लेकिन v इजिकल टू वी गामा होना चाहिए, और गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए, और गामा को हमने 2 एज्यूम कर लिया वैसे ही, तो बोलो ये 4 आंसर कब आएगा, जब v 2 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 2 इजिकल टू 4 आएगा। तो इधर एडियाबेटिक के केस में वॉल्यूम अगर 2 है तो आइसोथर्मल के केस में 4 है। क्लियर हो गया ना बेटा? तो प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम जो आपका क्या होगा, इंक्रीज कैसे होगा, इसकी वैल्यू 2 है एडियाबेटिक के केस में, तो उसकी और ज्यादा होगी आइसोथर्मल के केस में, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, वो जो स्टीपर किसका ज्यादा स्टीपर होगा, एडियाबेटिक के लिए, देखो ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा स्टीपर एडियाबेटिक का एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल वन। तो इसीलिए क्या होगा, जो एरिया है बोलो कौन से कर्व के नीचे ज्यादा हो गया, आपके आइसोथर्मल के नीचे ज्यादा है, एडियाबेटिक के नीचे कम है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो आइसोथर्मल कंडीशन में हमेशा ज्यादा होता है, ये हमने लिखा। द वर्क डन, जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा, इज मोर ड्यूरिंग द, इज मोर बोलो क्या होगा, इज मोर ड्यूरिंग किसके, आइसोथर्मल प्रोसेस देन द एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए तो इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना होता है कि भाई द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज मोर देन द वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, कैसे करें एक्सप्लेन, इसी टाइप से आप एक्सप्लेन करते हैं। या हम देख दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं अभी, अब देखना बेटा, एक तो ये हो गया सिंपल, लेकिन और भी है मैथमेटिकल तरीका जो आपको आगे बताएंगे। तो कंपैरिजन ऑफ वर्क डन का देखना बेटा, देखो ये हमने कर्व ड्रा कर दिया यहाँ पे, ग्राफ देखो बेटा वही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। देखो आप ये तो जानते ही हो यहाँ पे कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दे कंप्लीट, तो बोलो क्या बनेगा बेटा, देखो बताओ बेटा क्या बनेगा यहाँ पे इसका कंप्लीट। देखो अगर आप v की पावर गामा को ऐसे सच रख लें, देखो v की पावर गामा को ऐसे सच रख लिया, तो p का कर दो डिफरेंशिएशन, तो dp हो गया, प्लस अब की बार p को ऐसे सच रख लो, p को ऐसे सच रखा, v की पावर गामा का डिफरेंशिएशन कर दे तो क्या बनेगा, जो पावर है पावर वो पहले आ गई, देखो गामा पावर और ऊपर -1 कर दें, तो ये तरीका होता है। तो गामा v की पावर गामा -1 dv इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा? ये डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम डीपी बाई डीवी लाएंगे, क्योंकि देखो जो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बेटा, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है बताओ शाबाश, एरिया अंडर द टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, प्रेशर है, तो चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डीपी बाई डीवी देखना है, डीपी बाई डीवी देखना है, वही तो वर्क डन निकलेगा। तो हमें वर्क डन निकालना हो तो डीपी बाई डीवी चाहिए, तो यहाँ पे देखो इस साइड में तो डीपी था, देखो वी की पावर गामा डीपी था, तो डीपी इधर रख लो, इसको दूसरी साइड में ले जाओ, प्लस का साइन है, दूसरी साइड में जाके माइनस आ जाएगा, और माइनस तो आ गया, लेकिन डीवी को इधर ले आए, तो डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ बेटा क्या बचा, बोलो क्या बचा यहाँ पे, आपका ये बचा पी गामा वी की पावर गामा -1 डिवाइडेड में वी की पावर गामा जो ऊपर था इधर वो नीचे आ गया, तो ये आपका बच गया। क्लियर हो गया बेटा? अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है बताओ बेटा, देखो यहाँ पे v की पावर गामा है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, v की पावर माइनस में गामा, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है v की पावर गामा -1, और ये ऊपर जाके क्योंकि बेस सेम है ना बेटा, v सेम है, तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके माइनस गामा बनेगा, देखो ऐसे माइनस गामा, तो गामा से गामा बेटा कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, कैंसिल गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो v की पावर -1 बचेगा, क्या बचेगा, v की पावर में -1 बच जाएगा यार। तो देखो अब वही हमने किया, माइनस गामा माइनस, देखो ये गामा को साइड में कर दिया, माइनस गामा आगे पी है, और वी की पावर में बेटा हम क्या ले गए, गामा -1 माइनस में गामा ऊपर जा, गामा से गामा देखो कैंसिल हो गया, पी की पावर माइनस, वी की पावर -1 है, नीचे ले आओ, तो वी की पावर 1 बच गया, देखो पी की पावर में पी डिवाइड बाई वी हो गया, माइनस में गामा, ठीक हो गया बेटा, इतना क्लियर हो गया, यहां तक आ गई समझ में बात। तो इस जो स्लोप आया बेटा कितना आ गया, स्लोप स्लोप आ गया यहाँ पे, ये स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस गामा पी बाय वी, दैट इज द स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब डीपी बाय डीवी, तो डीपी बाय डीवी टेन थीटा स्लोप कहलाता है। तो ये स्लोप की वैल्यू आ गई ड्यूरिंग द एडियाबेटिक कर्व, ठीक हो गया। हम ये देखना चाहते हैं किसका स्लोप कम है किसका ज्यादा, ये स्लोप की वैल्यू अब हम आइसोथर्मल में देखेंगे। तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, सिमिलरली अगर हम इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दें, p को एच रखो v का किया तो पी डीवी, v को एच रखो p का किया तो वी डीपी इज इक्वल टू 0।
हमें स्लोप का मतलब क्या होता है, डीपी बाय डीवी, तो डीपी बाय डीवी निकालना है, जैसे ऊपर निकाला था। तो इसको दूसरी साइड में ले जाएं, इसको पीडीवी को दूसरी साइड में, इधर डीपी रह जाएगा, फिर माइनस साइन चला जाएगा ना, माइनस पीडीवी उधर। तो बोलो डीपी बाय डीवी किसके इक्वल आ जाएगा, देखो वीडीपी, वीडीपी इज इक्वल टू माइनस पीडीवी। तो डीपी बाय डीवी किसके इक्वल आ गया, डीपी बाय डीवी इज इक्वल टू माइनस पी बाय वी। ऊपर क्या था बेटा, माइनस गामा पी बाय वी। अब इन दोनों को, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक और स्लोप ऑफ आपका आइसोथर्मल है, अब हम इनको डिवाइड करते हैं। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आ गया माइनस पी बाय वी। नाउ डिवाइड द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व बाय द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो देखो ऊपर तो हमने लिख दिया माइनस गामा पी बाय वी, इधर लिख दिया पी बाय वी। तो पी बाय वी से पी बाय वी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो बोलो क्या आ गया, गामा। गामा ग्रेटर देन वन होता है बेटा, गामा ग्रेटर देन वन होता है। तो बोलो क्या आया, द स्लोप ऑफ द एडियाबेटिक कर्व इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। गामा ग्रेटर देन वन है, तो स्लोप जो होगा एडियाबेटिक कर्व, इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ, स्लोप ज्यादा हुआ एडियाबेटिक कर्व का। तो ये जो दो कर्व आए, इसमें किसका स्लोप ज्यादा दिखाएं, एडियाबेटिक कर्व का, मतलब एडियाबेटिक कर्व वाला नीचे दिखाएं और आइसोथर्मल वाला ऊपर दिखाएं। ये हमने यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया बेटा, क्लियर हो गया ना। क्योंकि सीपी बाय सीवी गामा ग्रेटर देन क्या होता है बेटा, वन होता है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी होता है हमेशा। तो पीवी जो कर्व है विल बी स्टीपर फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एरिया है किसके अंडर ज्यादा है, बोलो आइसोथर्मल के नीचे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। इसलिए वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल इज मोर देन, बोलो क्या होगा, जो आपका एरिया है, या आप कह सकते हैं जो वर्क डन होगा, वो कब होगा बोलो, ज्यादा, मोर होगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस देन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ये मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया, क्लियर हो गया बेटा। तो दोनों तरीके से, और ये एग्जाम में काफी बार आ चुका होता है बेटा, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, आप बड़े ध्यान से देखना बेटा। देखो कोई आइडियल गैस है, उसको इट इज सब्जेक्टेड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड इट्स इनिशियल वॉल्यूम वाज रिस्टोर्ड। फिर हमने क्या किया ये देखना है। हमने किया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, रिवर्सिबल किया, आइसोथर्मल भी है और कंप्रेशन भी है। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और कंप्रेशन किया बेटा। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं ना, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस क्या होता है, डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, जो नॉर्मल फार्मूला होता है हमारा, क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। अब कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मतलब क्या आता है, वर्क डन ऑन द, वर्क डन ऑन द सिस्टम। कुछ भी सिस्टम के अंदर तो प्लस होता है, कुछ भी सिस्टम के अंदर हो प्लस हो, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। बोलो क्या रहेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। कंप्रेशन है तो बोलो क्या है, अगर कंप्रेशन है तो बेटा, क्लियर हो गया, इतनी बात आ गई समझ में। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नॉर्मल फार्मूला है, और डब्ल्यू आपका प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है जो हमने रिस्टोर किया उसके दौरान, आइसोथर्मल और कंप्रेशन लिखा बेटा। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, ये आपका कंटेनर है और ऊपर से वर्क डन किया तो वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। ये नीचे आ जाएगा बेटा, पिस्टन कब आएगा, जो ऊपर से बाहर से वर्क करे, और बाहर से वर्क करे तो बेटा क्या होता है, वो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, इसलिए ये आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब क्वेश्चन आइसोथर्मल है, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा ई क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अगर ये जीरो होता है, डेल्टा ई जीरो हो गया, डेल्टा ई जीरो हो गया ना बेटा, तो फिर क्या करेंगे बोलो यहाँ पे, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे क्यों बेटा, ये डब्ल्यू तो प्लस रखे यहाँ पे, ये तो डब्ल्यू रखे। आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन कर रहे हैं, ऊपर से वर्क किया तो क्या हुआ बोलो, एक्सपेंशन करते तो इंटरनल एनर्जी यूज होती थी। अब वर्क डन कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, बोलो वर्क डन हम कर रहे हैं, तो ऑन द सिस्टम है तो डब्ल्यू आ गया। और डेल्टा ई तो देखो हमने जीरो कर दिया, डेल्टा ई बोलो क्या कर दिया हमने यहाँ पे, जीरो। तो अब आगे देखें क्या हो गया, डब्ल्यू तो एस एच रहा, डब्ल्यू तो एस एच रहा आपका। और ये देखो अगर हीट एब्जॉर्ब होती, देखो मैं क्या बता रहा हूं, अगर हीट एब्जॉर्ब होती, अगर हीट क्या होती बेटा, एब्जॉर्ब, तो क्या होता, क्यों पॉजिटिव होता। अब वर्क डन हो रहा है, बाहर से वर्क डन किया जा रहा है, और उसके बाद क्या किया जाएगा बोलो, अगर हीट देंगे तो पॉजिटिव, हीट निकलेगी, हीट निकलेगी तो नेगेटिव होगी, हीट निकलेगी तो नेगेटिव होगी। क्योंकि यहाँ पे हम कंप्रेशन कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो जो पार्टिकल्स हैं, जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं,
तो अब उनकी हीट एक्सपेंशन के दौरान अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होती तो, लेकिन ये तो आइसोथर्मल है ना बेटा, वर्क डन भी करेंगे और प्लस टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, ये ध्यान रखें बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है बेटा। तो अगर हम वर्क डन कर दिया यहाँ पे, तो आपके टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ना बेटा, ऐसे तो कांस्टेंट रखना है, तो हीट बोलो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, इट विल बी रिलीज्ड, निकलेगी। तो माइनस, इसलिए माइनस क्यू लिखा था बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस क्यू। दूसरी साइड में जाके ये क्या बन गया बेटा, प्लस में क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, क्यू इज इक्वल टू बोलो क्या हो गया, डब्ल्यू। तो हीट रिलीज हुई है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, हीट तो देखो रिलीज हुई है, वर्क डन पॉजिटिव है, और हीट रिलीज हो गई, हीट बोलो क्या हो गई, रिलीज। तो क्यू क्या है बोलो, नेगेटिव है। तो बोलो कहां पे ऑप्शन दिखी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, और हीट इज रिलीज, तो क्यू इज लेस देन जीरो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वर्क डन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, वी इनिशियल बाय वी फाइनल, है ना, आई एफ लिख दिया। तो बेटा ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। वी टू को यहाँ पे वी एफ लिख रहे हैं, और इसको इनिशियल को वी आई लिख रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल है ना, और नेगेटिव साइन आएगा, और एल एन की फॉर्म तो होनी चाहिए, एल ओ जी की फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो बेटा कहाँ पे दिख रहा है, जल्दी देखें, शाबाश, डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखो एल एन की फॉर्म में भी देखो, इसी को मैं लिख देता हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू -NRT ln, और क्या आना चाहिए, VF/VI, है ना, ऐसा दिखना चाहिए। कहां पे दिख रहा है बेटा, VF/VI, VF बाय, देखो ये दिख रहा फर्स्ट ऑप्शन में, VF/VI है ना बेटा, VF/VI है, NRT है, और LN भी है, और माइनस साइन भी है। तो ए ऑप्शन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और कहीं पे बेटा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा ना, और देखो एल एन कहाँ पे दिख रहा है, एल एन एक दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है W = NRT ln VF/, लेकिन नेगेटिव साइन ही है बेटा, नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, लास्ट वाले में भी नेगेटिव है, लेकिन ये है बेटा -NRT, ये एलओजी लिख दिया बेटा, एलओजी आता तो 2.303 आना चाहिए था ना, तो एल एन है बेटा यहाँ पे। तो इसलिए ए ऑप्शन आपकी करेक्ट हो गई बेटा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो गई आपकी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें ये देखना है वर्क डन ए से बी तक गए तो क्या हुआ। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑप्शन, जो आंसर हमारा, देखो डी ठीक आएगा, लेकिन कैसे आया ये बाई चांस आपको पहले दिख गया। देखो अगर हम ए से इस पॉइंट को ओ मान लेते बेटा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को, इसको ओ मान लिया, ठीक हो गया ना, ये ओ पॉइंट है मान लीजिए। तो ए से ओ की तरफ गए तो देखो क्या हुआ, पूरी प्रोसेस में देखे क्या हो रहा है, जल्दी बताएं। प्रेशर तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम एक्सिस है ना बेटा, तो ए से आप ओ पॉइंट तक जाते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, देखो कांस्टेंट वन है ना बेटा, ये वॉल्यूम है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो क्या होता है बेटा, पी डेल्टा वी। तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो हो गया। ए से ओ तक गए तो वर्क डन जीरो है। अब चलते हैं अगली स्टेप पे, इसलिए हमने देखो यहाँ पे जीरो लिखा, और ये वन है तो 1 - 1, ठीक हो गया ना बेटा। उसके बाद चलते हैं ओ से बी की तरफ गए तो क्या हुआ, पी एक्सटर्नल, तो देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो पी एक्सटर्नल बेटा कितना है, बताओ शाबाश। और एक्सपेंशन हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है, बोलो एक्सपेंशन। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम मतलब नेगेटिव, इसलिए देखो हमने नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाया है। पी एक्सटर्नल बोलो कितना है, प्रेशर जो कांस्टेंट रहा है, ये वन है, देखो यहाँ पे वन है, इसलिए मैंने -1 लिख दिया पी एक्सटर्नल की जगह। V2 - V1, फाइनल वॉल्यूम बोलो कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया बेटा, हो गया ना 5। और इनिशियल बोलो कितना था, ओ से जब चले 1 था बेटा, तो 5 - 1, 5 - 1 4 -4, तो -4, माइनस तो रिप्रेजेंट क्या करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो माइनस साइन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड तो 4 ही रहेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे, ये तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ पी सिस्टम इज ग्रेटर, देखो क्या लिखा है, मान लीजिए बेटा आपके पास ये कंटेनर है ऐसे, और ये तो बेटा सिस्टम है आपका, बाहर सराउंडिंग है, बाहर क्या है, ये तो सराउंडिंग है, ठीक हो गया बेटा, ये सराउंडिंग है। तो अब क्या हुआ, पी सिस्टम ग्रेटर, ये नीचे वाला प्रेशर है ना बेटा, ये ग्रेटर है, देखो ये ग्रेटर। इफ पी सिस्टम इज ग्रेटर देन पी सराउंडिंग, बाहर वाला कम है, देखो बाहर मैंने एक ही एरो लगाया, अंदर वाले बेटा ज्यादा मैंने शो कर दिया, यानी ये ग्रेटर है बेटा, पी सिस्टम ग्रेटर देन, तो क्या हो रहा है बोलो, वर्क डन बाय द सिस्टम है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन क्या होगा, बाय द सिस्टम। या ये कह सकते हैं
वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, देखो दूसरे शब्दों में वर्क डन ऑन द सराउंडिंग बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सराउंडिंग है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। सिंपल आपके क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का आ गया बेटा। देखो साइक्लिक प्रोसेस में आपने ध्यान दिया होगा पिछले सेशन में जब मैंने आपको सिखाया था, एक जब हमारा बेसिक टर्म्स के बारे में चल रहा था, तो हमने बेटा क्या सीखा था बोलो उसके दौरान? हमने ये सीखा था कि जो स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन का जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है वो जीरो होता है। कंडीशन लगाई थी ना, विच फंक्शन विल बी द स्टेट फंक्शन, कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, साइक्लिक जो इंटीग्रल होगा वो जीरो होगा, कूलर्स थ्योरम को फॉलो करते हो, तीन कंडीशन बताई थी। तो अब ये बताओ, देखो इसमें बड़े ध्यान से देखना, जो हीट हमने बताया था कौन कौन पाथ फंक्शन होते हैं, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी। तो आपको यहाँ पे नंबर वन ऑप्शन में हीट, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज जीरो, ये तो देखो मैंने बताया। ऑप्शन वन में डी के वो एक पाथ फंक्शन है, तो वो उसका साइकिल इंटीग्रल जीरो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन वन गलत हो गई। ऑप्शन बी में देखें, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन में देखें, इंटरनल एनर्जी चेंज इस ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो सकता है। डी ऑप्शन में देखें, सी तो ठीक हो गई। अब डी में देखें, यहाँ पे वी बेटा वोल्टेज है और डी क्यू ये चार्ज है, और वोल्टेज और डी क्यू के मल्टीप्लीकेशन को वर्क कहते हैं, और वर्क इज ए पाथ फंक्शन, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो नहीं होता, तो डी भी गलत है। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में, सिंपल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये बताना बेटा, इसमें टोटल वर्क डन कितना हुआ। ये सारी स्लाइड बेटा आप लोगों ने मुझे दे रखी है, कि आपने स्क्रीनशॉट कुछ बच्चों ने मुझे भेजे कि सर इनका आप हमें बता दें, समझा दें। तो बेटा और भी आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, उनको सोल्व करके आपको समझा दिया जाएगा। तो देखो, द टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइक्लिक प्रोसेस, ए से कहां पे चले गए बेटा? ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ चले गए ना बेटा। तो देखो क्या करेंगे अब। देखो जो ये इतना हिस्सा जो दिख रहा है बेटा, ये तो ट्रायंगल दिख रही है ना। अगर मैं इसको देखो ऐसे मिला दूं, ध्यान से देखना, इसको मैं पैरेलल लाइन देखो ऐसे ड्रा कर देता हूँ, पैरेलल लाइन बेटा ऐसे, और यहाँ पे जाके देखो मैं इसको ऊपर ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन में ले जाता हूँ, तो ये पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल आपका बन गया। उसके बाद इसका अगर हाफ कर दें, तो इसका अगर हम एरिया निकालते तो क्या होता बेटा? एरिया जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ पूरे का, देखो मैंने डॉटेड लगाने के बाद पूरा जो स्क्वायर बन गया, हाफ का क्या करेंगे? हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर हो गया बेटा? आधे का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब कैसे निकालें लेंथ इंटू ब्रेड्थ? तो ध्यान से देखो, वैल्यू दे ही रखी है, वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। तो देखो हम कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। हाफ इंटू लेंथ, लेंथ बताओ कितनी है, लेंथ निकालो। देखो ये लेंथ यहां से आप ऊपर है 7 P1, ये भी P1 ही है बेटा, यहाँ ये P1, तो 7 P1 यहां तक ही तो देखना है, ए से बी पॉइंट तक ये लेंथ। तो 7 P1 में से P1 घटा दो तो बोलो क्या आ गया, यही लिखा है हमने, 7 P1 माइनस में P1, 6 P1 आ जाएगा बेटा। ऐसे यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेड्थ है बी से सी तक, फाइनल क्या है 3V1 में से ये V1 तो इतना हट जाएगा ना, तो 3V1 माइनस में V1, देखो वही लिख दिया, ये ब्रेड्थ हो गई। तो अब क्या आ गया बेटा? वर्क डन आ गया हाफ इंटू ये 6P1 हो गया, और मल्टीप्लाइड में भी 2V1 हो गया, इसका हाफ भी लेना है, तो 6 2 12 हो गया बेटा, और 12 डिवाइडेड बाई 2 6 हो गया, तो 6P1V1 कहां पे लिखा दिख रहा है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है। अब यहाँ पे क्या दे दिया, 1 मोल तो आपके पास गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, और ये साइक्लिक प्रोसेस दिखा दिए, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी, डी से ए। अब देखेंगे कहां पे क्या काम होगा, कॉमन बातें ध्यान रखनी है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो बड़े ध्यान से देखे कहां पे हो रहा है। देखो प्रेशर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कहां पे होता है? देखो जब ए से डी की तरफ देखो, डी से ए की तरफ गए, देखो इस लाइन पे तो वी कांस्टेंट है ना बेटा, तो ए से डी के ऊपर वर्क डन जीरो होना ही होना है ना बेटा, बिल्कुल जीरो होना है यहाँ पे, ये तो होना ही होना है बेटा जीरो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्लियर हो गया ना, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जगह पे देखते हैं, ए से बी की तरफ गए तो बेटा कैसे निकालें? ए से बी की तरफ गए तो प्रेशर क्या रहा? प्रेशर तो बेटा 2 ही है। वॉल्यूम कितना हुआ? देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, बोलो कितना था? 23.24। और बी तक पहुंचे तो कितना हुआ? 46.48 है ना। V2 V1 दे रखा है, प्रेशर भी दे रखा है, तो ये तो निकल जाएगा बेटा। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो टोटल वर्क डन होगा कौन सा? W
ए से बी की तरफ प्लस बी से सी की तरफ गए, फिर सी से डी की तरफ गए, फिर डी से ए की तरफ गए, ये टोटल वर्क डन होगा बेटा। ठीक हो गया ना? ये डीसी की बजाय सी से डी की तरफ लिख लेंगे आप यहाँ पे। ठीक हो गया ना बेटा? अब पहले निकालते हैं ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ निकाला तो क्या सिंपल फार्मूला है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ए से बी की तरफ गए, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन नेगेटिव साइन इसलिए लगाया उसको शो करने के लिए। पी डेल्टा वी, प्रेशर देखो 2 था यहाँ पे, देखो हमने, और ये 46.48 माइनस में 23.24, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये आपका आंसर आ गया, कैलकुलेशन हमने कर दी। ठीक हो गया बेटा? अब आगे जो निकालेंगे, बी से सी की तरफ गए, तो बोलो इसके दौरान क्या हो रहा है, बोलो बोलो क्या हो रहा है यहाँ पे। इससे पहले हमें टेम्परेचर निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आइसोथर्मल जब प्रोसेस चलेगी। तो देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला। प्रेशर मान लीजिए यहाँ पे 2 है बेटा, इस कंडीशन पे देखते हैं, प्रेशर मान लीजिए 2 है, 2 है। क्लियर हो गया? प्रेशर अगर 2 होता, और वॉल्यूम बोलो कितना पहुंच गया, 46.48 हो गया, मान लीजिए बी पॉइंट पे हम पहुंच गए। ठीक है, तो हम देखते हैं इस दौरान नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर। तो जब आप कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा ये 1120। फॉर्मूला निकलेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी से, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो टी निकाल देंगे आप बेटा, निकाल देंगे ना? तो बोलो कैसे निकाला आपने, पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप निकाल देंगे, टी निकल गया बेटा। चलो आगे देखते हैं, बी से सी की तरफ है, आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक के लिए फार्मूला कि W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln V2/V1। वैल्यू पुट कर देंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 0.083। देखो गिवन है बेटा, जो गिवन है वही पुट कर, लीटर है ना, लीटर एटमोस्फियर, लीटर बार पर केल्विन पर मोल है ना, दे रखी बेटा, ऊपर से हमने पुट कर दी सीधे। उसके बाद 1120 ने वैल्यू टेम्परेचर अभी निकाला था, ln 2, 2 क्यों लिखा, V2/V1 है बेटा, V2/V1। ए से बी की तरफ गए, सॉरी बी से सी की तरफ। देखो बी, बी के ऊपर कितना है बेटा, ध्यान से देखो, बी, बी कितना है, और सी के ऊपर कितना है, सी के ऊपर फाइनल कितना हो गया, 92.26। तो बेटा ये जो V2 था ना बेटा, इसकी वैल्यू तो कितनी है, 92.96 है बेटा, और इसके डिवाइडेड में V1 की वैल्यू बेटा कितनी थी, 46.48। तो इसको ये काटेंगे तो बेटा 2 पे कट जाएगा ना, ये ऊपर है ये नीचे है, तो 1 जा ये 2 जा, देखो 2 पे कट गया, इसलिए ln 2 हमने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा, क्यों लिखा हमने? अब सभी को मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया, वर्क डन अलोंग द पाथ दैट इज द BC। अब चलते हैं सी से डी की तरफ। सी से डी की तरफ गए तो बोलो क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। देखो साइक्लिक प्रोसेस है, सी से डी की तरफ चल रहे हैं, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है बोलो, कंप्रेस, कंप्रेशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा बेटा, ये प्लस साइन लगा देना है, प्लस साइन लगा देंगे आप। क्लियर हो गया इतना? अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल बोलो कितना बेटा यहाँ पे, 23.24 है, और इनिशियल माइनस दिस मच, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा बेटा, ये प्लस ही रखेंगे आप, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमें लेना होता है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा वर्क डन, ये माइनस में आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना है, माइनस में 6972। क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि ध्यान दें, एक्सपेंड कंप्रेशन हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तभी तो कंप्रेस होगा, तो पॉजिटिव होगा बेटा, ये प्लस का साइन, और ये आ गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इसलिए नेगेटिव में आ गया बेटा। ठीक हो गया, चलो आगे चलते हैं। एडी के पाथ के दौरान डी से ए की तरफ जाएंगे, ये डी ए की बजाय डी ए लिख देना यहाँ पे, एडी की बजाय, तो वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो अब सभी को ऐड अप कर देंगे, सभी का, बोलो क्या होगा, तो सभी को ऐड अप आप कर देंगे बेटा। तो 4648 था बेटा पहले वाले में, तो है ना, वहां पे साइन देखे बेटा क्या था, एक सेकंड में साइन देख लेता हूं। तो ये था पहले वाले केस में, एक्सपेंशन था ना, एक्सपेंशन, ए से बी की तरफ गए, वॉल्यूम बढ़ गया, वर्क ऑफ एक्सपेंशन था, वर्क डन बाय द सिस्टम था, तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव लगा दिया।
फाइनल माइनस इनिशियल किया तो ये नेगेटिव हो गया बेटा, और ये नेगेटिव आ गया बेटा, ये तो ठीक है, ये भी नेगेटिव आ गया। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखे बेटा, आइसोथर्मल, ये भी एक्सपेंशन हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक्सपेंशन है, बी से सी की तरफ गया, एक्सपेंशन ही हुआ है। तो एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होगा। ठीक हो गया ये भी। डी से और सी से डी की तरफ गए, देखो बेटा ये तो कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन। और ये हमने देखो डिक्रीज किया यहाँ पे, है ना, डिफरेंस। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे नीचे बेटा, आप ये करेक्शन कर लेना ये कैलकुलेशन में। देखो और तो सारी बातें माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस आ गया है ना, तो ये एक अंदर वाला माइनस हटा देना, देखो -6972 था बेटा। तो आपका जो भी जवाब आएगा डायरेक्ट आप निकाल लेना यहाँ से, ठीक है ना। और वो ऊपर देखो मैच हो नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक हो गया बेटा। तो आपका माइनस में देखो ओवरऑल सारे माइनस हो गए, तो वो कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है इसमें। चलो खैर देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलो अगले पे चलते हैं। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए थ्रू 4 रिवर्सिबल स्टेप, देखो 4 रिवर्सिबल स्टेप्स के थ्रू गया है। तो देखो कैसे करेंगे, हर एक के दौरान वर्क डन जो होता है, ए से बी की तरफ गए तो बोलो क्या हुआ इसके दौरान, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 ही रहा, ये फार्मूला लिख दिया। सेकंड देखो बी से सी की तरफ गए तो टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, T1 से क्या हो गया, T2 हो गया, T1 था T2 हो गया, तो T2 माइनस T1 लिखना चाहिए हमें यहाँ। फाइनल माइनस इनिशियल, बेटा ये करेक्शन कर लेना, T2 माइनस T1, ठीक हो गया ना। और वॉल्यूम पहले V1 था तो V2 हो गया, ना पहले V1 था सॉरी, बी से सी पे गए ना, बी के ऊपर वॉल्यूम देखो V2 था और सी तक गए तो भी V2 है, ये बिल्कुल ठीक लिख रखा है। तो V2 से V2 कैंसिल, log 1 हो गया, log 1 जीरो होता है तो इसलिए जीरो आ गया, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये छोटी सी करेक्शन कर लेना, टेम्परेचर बी से सी की तरफ गए तो T1 से T2 हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल। चलो अब सी से डी पे चलते हैं। तो सी से डी की तरफ गए तो फाइनल वॉल्यूम V1 है, तो देखो ऊपर हमने V1 लिखा है, और इनिशियल क्या था बोलो, V2 था, ये हमने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। और टेम्परेचर क्या रहा, T2 रहा पूरी प्रोसेस के दौरान, तो ये भी ठीक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। सी से डी की तरफ गए, अब इसको रिवर्स करके लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर देखो V2/V1 की रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं डी से ए की तरफ, डी से ए की तरफ गए तो देखो क्या हुआ, वॉल्यूम तो V1 था V1 ही रहा, देखो V1 था V1 ही रहा फॉर्मूले में। टेम्परेचर जो पहले T2 था वो T1 हो गया, तो फाइनल टेम्परेचर T1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो T1 माइनस T2 आएगा, ये ध्यान रखना, T1 माइनस T2, ठीक हो गया। और V1/V2 है तो V1 V1 कैंसिल, log 1 जीरो, तो वर्क डन जीरो। अब टोटल क्या होगा, देखो ये तो दो तो जीरो हो गए ना, दो पाथ के तो जीरो हो गए, बी से सी तक जीरो और डी से ए तक जीरो, तो दो ही पाथ होंगे, ए से बी तक गए वो वर्क डन, और सी से डी तक गए वो वर्क डन। इनको ऐड अप कर दो, देखो इसमें हमने ऐड कर दिया बेटा दोनों, ये इक्वेशन नंबर, ये वाली ऐड हो गई और ये वाली ऐड हो गई, देखो दोनों को ऐड करने के बाद क्या चीज कॉमन निकलेगी, देखो प्लस वाली चीज को पहले लिख देते हैं, माइनस वाली चीज को बाद में। चलो ऐसे भी कर दिया। अब 2.303 NR ये बाहर कॉमन हो जाएगा, और इधर ये T2 है, इधर T1 है, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो देखो 2.303 NR ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और log V2/V1 तो दोनों साइड में था, क्लियर हो गया ना बेटा। तो log V2/V1 भी कॉमन निकल गया और 2.303 NR भी कॉमन, तो रह गया T2 माइनस T1। अब देखो ये कहाँ पे मैच होता है, आपको ऐसा दिख रहा हो, अगर 2.303 हटा दे तो ln आ जाएगा बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ln की फॉर्म में है, तो फिर क्या हो गया, तो बोलो क्या बन गया, एन नंबर ऑफ मोल 1 मान लो, देखो ऊपर 1 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल 1, तो एन को हटा दो बेटा, एन भी हट जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो अब क्या बच गया बोलो, RT2 - T1, दिख रहा है कहीं पे RT2 - T1, RT2 - T1 डी ऑप्शन में ही दिख रहा है बस, T2 - T1 और तो है नहीं, आगे देखो ln V2/V1, ठीक है।
तो डी ऑप्शन ही करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक हो गया बेटा। चलो ये अगला हमारा क्वेश्चन आ गया। ये अगला देखो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, पहले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर बनाया था, कौन सी ऑप्शन ठीक है। डी यू के है, तो डी यू का बेटा क्या बनेगा, जल्दी बताओ शाबाश। डी यू का देख लेते हैं पहले। डी यू तीन जगह है ना, देखो तीन जगह डी यू, पहले उसी को देख लेते हैं। तो डी यू का बनेगा थर्मोडायनेमिक स्क्वायर देखें तो यू की तरफ एडजेसेंट से एरो गया, एस से गया, वी की तरफ एरो गया, तो मतलब ये डीएस बन गया, ये डीवी बन गया। और यू डी यू इज इक्वल टू डी एस प्लस डीवी, और एस और के साथ क्या लगाएं, देखो इस टाइप से आपने सीखा था ना ऐसे, ये डी यू हो गया इज इक्वल टू बोलो क्या, इधर डीएस हो गया, प्लस में इधर बोलो क्या आ गया, ये डीवी हो गया, इनके साथ क्या लगाएं। तो एस के डायगोनल पे कौन है बोलो, टी है, और टी का एरो कहां पे चला, पी का एरो कहां पे चला, नीचे, तो नेगेटिव साइन डाउनवर्ड, तो नेगेटिव। तो पी डीवी, देखो ये पी डीवी ये तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव, पी डीवी नेगेटिव नीचे है। और दूसरा टीडीएस, ये आपका टीडीएस ये पॉजिटिव होगा, एरो ऊपर है, तो टीडीएस माइनस पीडीवी कहां पे दिख रहा है बेटा, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, डी यू इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। और औरों का भी देखना चाहें तो इसका मतलब और डी यू वाले तो गलत हो गए, डीसी का और देख लेते हैं, डीसी का देख, अगर डीसी का देखते तो बेटा क्या होता, देखो इसमें इसके एडजेसेंट इधर एरो इधर एरो, तो बोलो क्या होता, तो डीजी इज इक्वल टू बोलो क्या बनता, डीपी, डीपी है ना बेटा, और प्लस में दूसरा क्या लिखते हैं, ये डीटी है। अब एरो देखो कहां से कहां पे आएगा, पी के डायगोनल पे कौन है बोलो वी, वी से देखो इधर आएगा, आपकी बार इधर आएगा एरो है ना ऊपर की तरफ, तो क्या बन जाएगा वी डीपी, और ये प्लस होगा। अब डीटी, डीटी के डायगोनल बेटा कौन है, ये एस, तो एस की तरफ से आएगा बेटा एरो, नीचे की तरफ आएगा, देखो ऐसे, तो माइनस लग जाएगा, माइनस क्या आएगा, एस डी टी। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए था, डीसी का वी डीपी माइनस एस डी टी, तो यहाँ पे तो बेटा डीसी इज इक्वल टू वी डीपी प्लस एस डी टी, इसलिए गलत हो गया। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बोलो क्या बन गया, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। तो ये थे बेटा हमारे अभी तक के क्वेश्चन जितने भी हमने आज पढ़े। हमने वर्क डन के बारे में सीखा ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन के दौरान कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। और ये एक हमने प्रैक्टिस थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की भी आपकी लास्ट में करा दी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस मेंटेन आपकी रहनी चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आपको मैं बॉक्स में लिख दें, ऑफलाइन क्लास में तो खैर आप मेरे से पूछते ही हैं, तो वहां पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी कोई डाउट तो पूछ लें। थैंक यू।